नमस्कार। आज मैं फिर आपके सामने अपराध की एक और घटना लेकर आया हूँ। आज के अपराध की घटना भी बहुत पुरानी नहीं है, हालिया है। अपने उत्तर प्रदेश का जिला है बरेली। बरेली बहुत पुराना शहर है और रेलवे लाइन जो पहला जंक्शन था, पहाड़ों से यानी उत्तराखंड से लोग उतर कर आते थे, तो सबसे पहले आईजेट नगर जो स्टेशन है वहाँ उतरते थे, लेकिन धीरे धीरे अपभ्रंश होकर वो इज्जत नगर हो गया और आज की तारीख में वो इज्जत नगर के नाम से ही जाना जाता है। तो थाना था इज्जत नगर और वहाँ एक मोहल्ला है रहपुरा। हुआ कुछ यूं कि 16 मार्च 2021 में रहपुरा से कई एक फ़ोन कॉल्स प्रभारी निरीक्षक ब्रिजेन सिंह के पास कंट्रोल रूम के माध्यम से भी और सीधे भी आए कि यहाँ मोहल्ले में अफसर ने अपनी सास और साले की हत्या एक ज्वेलर के यहाँ एक पंचायत में कर दी है। डबल मर्डर का सुनकर पुलिस फौरन मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने जो उसका जो उसकी एसओपी है मर्डर के समय में वो पहुंच के उसने शुरू की। तमाम लोग इकट्ठा थे, मोहल्ले के लोग इकट्ठा थे और ऐसे बहुत से लोग थे जिनके सामने ये हत्या हुई थी, क्योंकि वो एक पंचायत हो रही थी। इसलिए मौके पर जाते ही पुलिस को फौरन पता लग गया कि ये हत्या की किसने है, किसने ये हत्या की है। तो पता लगा जो मृतका हैं और उसका लड़का है, तो मृतका के दामाद ने ही उन दोनों की हत्या कर दी। दामाद का नाम अफसर था और अफसर का पुराना आपराधिक इतिहास था। तो घटना कुछ इस तरह से हुई कि अफसर खां का अपनी पत्नी साइमा से झगड़ा चल रहा था। झगड़ा वही जो घरेलू झगड़ा होता है पति पत्नी के बीच में, उस तरह से ये झगड़ा उसका पुराना चल रहा था। अफसर के बारे में भी ये बताया गया कि ये पहले 2006 में इसने अपने मामा की हत्या की थी। उसका मामला दर्ज हुआ और 2009 में निचली अदालत से उसे आजीवन कारावास की सजा हो गई। उसने सजा को हाई कोर्ट में चुनौती दी और 2015 में यानी घटना के करीब 10 साल बाद जेल में रहने के हाई कोर्ट से उसकी जमानत हो गई। 10 साल बाद वो जमानत पर आया। आते ही उसने कोशिश की कि वो उसकी शादी हो जाए। लोगों ने बीच में जो लोग बीच में पड़ते हैं अगुआ, उन लोगों ने उसकी चाचा की लड़की साइमा से ही 2017 में शादी करा दी। उसके सगे चाचा की बेटी थी साइमा और उसके फिर 2 बच्चे भी हो गए, फैज़ 8 साल का और ऐशा 5 साल की। लेकिन जमानत पर बाहर आते ही उसके फिर जो जो उसकी आदतें थीं, जैसे शराब पीने की आदत, ये सब आदतें उसकी फिर से रिन्यू हो गई। फिर से नए तरीके से वो ऐसा करने लगा। शादी होने तक तो कुछ छिप कर या दोस्तों के साथ वो ये हरकत करता था, लेकिन शादी होने के बाद लोगों ने इस उम्मीद से ये शादी कराई कि शादी के बाद इसकी ये सब आदतें छूट जाएंगी, ठीक हो जाएगा, सीधे रास्ते पर चलेगा। 10 साल जेल में रहा है, लेकिन शादी के तुरंत बाद भी उसने शराब पीकर अपनी पत्नी के साथ मारपीट शुरू कर दी। थोड़ी ही दूर पर चाचा का घर यानी साइमा का मायका था। तो जब भी ज़्यादा मारपीट करने लगता था तो साइमा अपने दोनों बच्चों को लेकर अपने मायके चली जाती थी। 4-6 दिन वहाँ रहती थी, फिर दोनों परिवार बैठते थे, फिर पंचायत होती थी और फिर उसके बाद फिर ये वापस चली आती थी। 2 ही 4 दिन ठीक ठाक रहता था, फिर वो शराब पीकर मारपीट करता था, बच्चों के साथ भी मारपीट करता था। तो इससे वो परेशान हो गई और फिर वो अपने मायके में ही रही। उसने कह दिया कि मैं कतई उस ड्योढ़ी के उस पार नहीं जाऊंगी, यानी अपने ससुराल यानी अफसर के घर पर नहीं जाऊंगी। तो हुआ कुछ ये कि दोनों परिवार के जानने वाले थे राशिद मियाँ।
राशिद की वहाँ पर ज्वेलरी शॉप थी एक, और 50 मीटर की दूरी पर ही उन्हीं के घर पर तय हुआ। राशिद से इसने कहा कि ऐसा करो, ईद आ रही है और परिवारों को बुलवा लो, साइमा से मैं सॉरी बोलकर मामला रफा दफा करूँगा। ईद के दिन उसको घर पे बच्चों के साथ रहना चाहिए, 10 लोग मिलने जुलने वाले आएंगे। राशिद को ये बात जेन्युइन लगी। राशिद जो ज्वेलरी का काम करते थे और दोनों के मध्यस्थ रहे शुरू से, लड़ाई झगड़े में जब भी कोई बात होती थी तो वही मध्यस्थता करते थे। तय हुआ कि 16 मार्च को ये लोग मेरे घर पर इकट्ठा होंगे, दोनों परिवारों के लोग होंगे और वहीं पर ये बातचीत होगी, चाय नाश्ता करा दिया जाएगा और फिर वहीं से साइमा अपने यानी अफसर अपने पति के घर आ जाएगी। बात शुरू हुई, वहाँ पहुँची। साइमा के साथ उसकी माँ और उसका भाई दोनों आए थे और भी रिश्तेदार आए थे। उधर से अफसर के घर से भी कुछ लोग जो संभ्रांत लोग थे वो लोग भी आए और फिर बातचीत शुरू हुई। अफसर के दिमाग में हमेशा ये बना रहता था कि हमारी सास ने मेरी पत्नी को बिगाड़ रखा है। जब भी वो लड़ाई झगड़ा करके जाती है वहाँ घर पे, तो माँ को ये चाहिए होता है कि वो वापस मेरे घर भेज दे। वो अपने यहाँ रोके रहती है और जब तक इसकी पंचायत नहीं होती वो अपने घर से उसके साइमा के ससुराल उसे नहीं भेजती है। इसी में बातचीत शुरू हुई, आरोप प्रत्यारोप भी उसी में लगने लगे और फिर बातचीत में ही वो बहुत अचानक नाराज हो गया और उसने वो चाकू लेकर आया था अपने साथ। तो इससे स्पष्ट होता है कि उसकी मंशा क्या रही होगी। और जब वो उग्र हो गया तो उसने सबसे पहले अपनी सास आसमा, जिनकी उम्र 54 साल थी, उनके शरीर पर चाकुओं से हमला कर दिया। फिर आसमा का बेटा आदिल यानी अफसर का साला 20 साल का था, उसने अपनी माँ को बचाने की कोशिश की। उसे भी उसने 10-20 चाकू, सारे दोनों पक्ष के परिवार वाले मौजूद थे और मना करते करते उसने 10 चाकू उसको मार दिए। इस बीच में उसकी पत्नी साइमा भी अपने भाई को बचाने के लिए आई, उसको भी कई एक चाकू मार दिए। लोगों ने उसको उनसे अलग किया, फिर उसके बाद वो वहाँ से भाग गया। पुलिस को ये पूरी बात, वहाँ जो प्रत्यक्षदर्शी थे, मौके पर थे, उन लोगों ने पुलिस को पूरी बात बताई कि ऐसे ऐसे हुआ। उसके बाद वो हाथ में चाकू लिए हुए यहाँ से चला गया। तो अब ये तय हो गया कि किसने मारा था, उसको ढूंढना था, पता करना था कहाँ है, गिरफ्तार करना था, जेल भेजना था। एसएसपी बरेली अनुराग आर्या ने फौरन 3-4 टीमें बना दी और फिर जो पुलिस का एक ऐप होता है अपराधियों के बारे में, सजा याफ्ता लोगों के बारे में, उस ऐप के सहारे उसकी अफसर की लोकेशन, यक्ष ऐप होता है, यूपी पुलिस का यक्ष ऐप है, जिसमें सभी जिलों के जो सजा याफ्ता लोग हैं, अपराधी लोग हैं, जिनके ऊपर कई मुकदमे हैं, उनकी सारी डिटेल होती है। फ़ोन मोबाइल नंबर होता है, रिश्तेदारों के मोबाइल नंबर होते हैं। यक्ष ऐप से तुरंत पुलिस ने उसकी सारी डिटेल खंगाल ली और फिर उसको इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस पे रख दिया। सवेरे सवेरे करीब 5:30 बजे के आसपास इसकी लोकेशन वहीं दिखाई पड़ी, रजपुरा के पास ही। फिर 5:40 पर कि वो मुड़िया अहमदनगर की तरफ देखा गया है। ब्रिजेंद्र सिंह अपने साथ, उन्होंने अपनी पूरी टीम इकट्ठा की और उनके साथ सब इंस्पेक्टर मुनींद्र सिंह थे, 2 सिपाही भी थे, हेड कांस्टेबल भी थे और उन्होंने उसकी लोकेशन कंट्रोल रूम से, या जिसको कहते हैं क्राइम ब्रांच से, उसकी लोकेशन पता करते रहे। और फिर जैसे ही उनको इंश्योर हो गया कि आने वाला व्यक्ति अफसर खान ही है, तो उन्होंने उसकी घेराबंदी की, उसे सरेंडर करने के लिए कहा, लेकिन उसने गोली चला दी। गोली जब उसने चलाई तो फिर पुलिस टीम थी,
और फिर पुलिस ने भी गोली चलाई। वो उससे बुरी तरह जख्मी हो गया। फिर उसे पुलिस अस्पताल ले गई, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। फिर उसके पास से चाकू बरामद किया गया और एक पिस्टल भी उसके पास से बरामद की गई। पिस्टल का बोर भी था कि उसके पास 32 बोर की इटालियन .32 बोर की इटालियन पिस्टल थी, उसको भी बरामद कर लिया गया। ढेर हो गया। ये बात है जिस दिन घटना हुई थी 16 मार्च, उसके ठीक अगले दिन मंगलवार का दिन था, 17 मार्च की ये घटना है। सवेरे सवेरे ये एनकाउंटर हो गया। फिर उन दोनों की मतलब सास की और साले की डेड बॉडी भी पोस्टमार्टम करके आ गई थी। सवेरे सवेरे ही अफसर की भी बॉडी पोस्टमार्टम के लिए भेज दी गई थी। शाम तक तीनों लाशें आकर इकट्ठा हो गई थी और फिर परिवार वालों ने, नज़दीकी लोगों ने तीनों को सुपुर्द खाक कर दिया। पहले सास को सुपुर्द खाक किया गया, फिर उसके बेटे यानी अफसर के साले को, और अंत में अफसर को भी सुपुर्द खाक कर दिया गया। यानी अंतिम संस्कार परिवार वालों ने तीनों का एक साथ कर दिया। यानी हत्यारा और जिनकी हत्या हुई थी सब साथ साथ ही मिट्टी में समा गए। अच्छा, इस बीच में जब 2022 में जब इसके अत्याचार पत्नी पर और बच्चों पे ज़्यादा हो गए, तो साइमा ने इज्जतनगर थाने में घरेलू हिंसा का केस भी दर्ज कराया था। फिर ये सभी को, अपने रिश्तेदारों को इकट्ठा करके वहाँ ले गया, पंचायत कराई, और फिर उस केस में बहुत ज़्यादा कुछ हुआ नहीं। आज की घटना देखिए, पति एक कुख्यात अपराधी था, अपने सगे मामा की हत्या की थी, आजीवन कारावास की सजा हो गई थी, 10 साल जेल में रहा, हाई कोर्ट से जमानत पर छूट कर आया। छूट कर आने के बाद अपनी सगी चचेरी बहन से शादी की, 2 बच्चे भी हुए, लेकिन उसके बाद उसने अपनी पत्नी के साथ अमानवीय व्यवहार करना शुरू कर दिया। चाचा के परिवार को दूसरी कहीं की लड़की होती तो बात समझ में आती। चाचा के परिवार को अफसर के बारे में सारी जानकारी थी। कैसे उसने मामा की गर्दन काट कर अलग की थी, कैसे मुकदमा चला था, कैसे सजा हुई थी, कौन सी सजा हुई, कब उसकी जमानत हुई, सारी बात पता थी। लेकिन फिर भी चाचा ने अपनी बेटी की शादी या निकाह अफसर से करना मान लिया और शादी उसकी कर भी दी। यहीं पर चूक हुई चाचा के परिवार से। सब कुछ जानने के बाद भी उन्होंने अपनी बेटी की शादी उससे कर दी, और शादी के बाद ही अफसर ने अपना असली रंग दिखाना शुरू कर दिया। बच्चे होने के बावजूद वो रोज शराब पी कर आता था, पत्नी से मारपीट करके हिंसक हो जाता था। ज़्यादा मारपीट की संभावना में पत्नी तुरंत अपने दोनों बच्चों के साथ रात बिरात, जिस समय भी ऐसा होता था, अपने घर चली जाती थी, अपने मायके चली जाती थी। फिर परिवार की पंचायत होती थी। फिर वो ये कहता था कि साहब नशे में गलती हो गई। फिर दोनों तरफ से दरहम मरहम होता था और फिर साइमा को लेके फिर वो अपने घर चला जाता था। 2-4 दिन सब कुछ ठीक रहता था, लेकिन फिर वही हरकत शुरू कर देता था। अंतिम बार जब वो गई तो उसने आने से मना कर दिया। साइमा ने कहा मैं बिल्कुल नहीं आऊँगा। और इसके पीछे अफसर को ये हमेशा शंका होती थी कि हमारी सास ही इसको चढ़ाती है, हमारी सास ही इसको उसने खराब कर रखा है, वो क्यों अपने यहाँ शेल्टर देती है, उसे खुद हमारे घर भेजना चाहिए। जबकि हर बार पंचायत होने के बाद अफसर को ही अपनी पत्नी को लेने अपने ससुराल जाना पड़ता था। इस बात से बहुत कुपित था वो। तो उसने तय कर लिया कि सास को रास्ते से हटाना है। इसके लिए उसने वही अपने जो दोनों लोगों के कॉमन रिश्तेदार थे, राशिद खान, राशिद ज्वेलर्स की दुकान जिनकी है, घर से इसके 50 कदम की दूरी पर रहते थे, उनसे कहा कि भाई बहुत हो गया, ईद आने वाली है, आप अपने यहाँ पंचायत बुलवा लीजिए और ईद पे बच्चों को लेके साइमा घर पर आ जाए। उन्होंने बात मान ली। 20 दोनों लोग उसके जानने वाले थे, उन्होंने बात मान ली। दोनों के परिजनों से बात की और 16 मार्च का दिन तय किया गया कि आप लोग सब मेरे घर पर आइए। क्योंकि न तो अफसर अपने ससुराल में ये बातचीत करने को तैयार था, न ही साइमा अफसर के घर यानी अपने ससुराल में कोई बातचीत करने को तैयार थी।
लिहाजा तीसरी जगह पर ये पंचायत की गई। दोनों पक्षों के रिश्तेदार भी इकट्ठा हुए और ये तय किया गया कि आज इनका ये झगड़ा हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया जाए, क्योंकि राशिद ने कहा कि मुझसे उसने अफसर ने यही कहा है कि मैं भाई माफ़ी मांग लूँगा और कह दूँगा ऐसी गलती नहीं होगी, लेकिन अपने घर पर बच्चों और साइमा को अपने घर पर रखूँगा। तो ये मान के चल रहे थे कि अब की बार ये सब प्रकरण हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। तो जब उसने ये तय कर लिया कि कैसे भी करके, इसीलिए वो अपने साथ चाकू भी ले गया था। जब पंचायत के लिए गया तो अपने साथ चाकू भी ले गया था और उसने सबसे पहले अपनी सास पर ही हमला किया। साला बचाने आया उस पर भी पूरी तरह से वार किया और जब पत्नी बचाने आई तो उस पर भी दसियों चाकुओं से वार किया। दो तो सास और साला तो मौके पर ही मर गए, लेकिन पत्नी की किस्मत अच्छी थी, या यूं कहिए कि बच्चों की किस्मत से वो बच गई। लेकिन सीरियस है और जिंदगी मौत की जंग वो अस्पताल में लड़ रही है। अगले ही दिन फिर जो होना था वही हुआ। अगले ही दिन उसकी लोकेशन मिल गई और पुलिस मुठभेड़ में अफसर भी मारा गया। वही कहावत है ना कि ऊपर वाले के घर देर है, अंधेर नहीं है। और पत्नी के घर वालों को भी तुरंत इंसाफ मिल गया, फटाफट इंसाफ मिल गया, क्योंकि ऊपर वाले के घर देर है, अंधेर नहीं है। आशा है आप मेरी इन सब बातों से सहमत होंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।